नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या संचार क्लासेस पे। हम लोग लेखपाल के लिए पर्यावरण और पारिस्थितिकी को देख रहे थे। इस कड़ी में ये अगला लेक्चर होगा। अब तक अगर पिछले लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट बना दी गई है, उसको एक बार जाके जरूर देखिए। लेखपाल के लिए 10 नंबर के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। पर्यावरण पाठ से 10 नंबर के सवाल आएंगे। अगर आप लोगों ने सभी लेक्चर को देखा तो ये मान के चलिए 100% क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं इस कड़ी में हम लोग IUCN क्या है। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। आप लोगों का जितना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा मैं उतना ही अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, हिंदी में इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। इसका उद्देश्य है प्रकृति, वन्यजीव और जैव विविधता का संरक्षण करना। IUCN के अनुसार किसी प्रजाति को तब विलुप्त माना जाता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्ष न देखी गई हो। कोई भी प्रजाति या कोई भी जीव जंतु तभी विलुप्त माना जाता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में जहाँ वो रहता है 50 वर्ष से तक ना देखी जाए। IUCN एक रेड डाटा बुक जारी करता है। कब से जारी करता है? 1964 से। रेड डाटा बुक की स्थापना 1964 से हुई है। IUCN के द्वारा जारी किया जाता है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक है क्या? इसमें विलुप्त के कगार पर खड़े संकटग्रस्त पौधों, जंतुओं, प्रोटिस्टा व कवक प्रजातियों की सूची सम्मिलित की जाती है। मतलब इसमें रेड डाटा को बुक में वे उन प्रजातियों को शामिल किया जाता है जो विलुप्त के कगार पर पहुंच गई हों। IUCN के अनुसार लाल सूची जो जारी की जाती है, रेड डाटा बुक जारी की जाती है, उसकी कई श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी है विलुप्त। विलुप्त में कौन आएगा? इस जाति का कोई भी जीवित सदस्य नहीं। मतलब किसी भी जाति का जब कोई भी सदस्य जीवित नहीं बचता है तब उसे विलुप्त कगार दे दिया जाता है। या अभी जो ऊपर परिभाषा के अनुसार 50 वर्ष अपने प्राकृतिक आवास में ना देखी गई हो, जैसे डायनासोर, डोडो, ब्लू बग, लाल तोता, ये सब विलुप्त घोषित कर दिए गए हैं। भारत में एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख, ये क्या है? विलुप्त की श्रेणी में है। दूसरा श्रेणी है लाल सूची का संकटग्रस्त। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडेंजर्ड। कभी कभी क्या करता है? इंडेंजर्ड दे देगा और संकटग्रस्त नहीं देगा, तो आप याद रखिएगा। जाति का वनों में विलुप्त होने का खतरा बना हुआ है। ऐसी जाति जिसका वनों में विलुप्त होने का खतरा बना हुआ है उनको इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा जाता है, संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे नीलगिरी ताहर, सुनहरा लंगूर जो असम में पाया जाता है भारत के, पेंगोलिन, लाल पांडा, गंगा डॉल्फिन, एशियाई शेर, कस्तूरी मृग आदि, ये सब क्या है? संकटग्रस्त की श्रेणी में। इरावदी डॉल्फिन जो है, जो म्यांमार में पाई जाती है, इरावदी नदी म्यांमार में बहती है, इसके मुहाने, समुद्र के मुहाने पे ये इरावदी डॉल्फिन पाई जाती है। इसको भी 2017 में शामिल कर लिया गया है संकटग्रस्त की श्रेणी में। ये भी इसके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। तीसरा श्रेणी है अति संकटग्रस्त प्रजातियां। अति संकटग्रस्त प्रजातियां कौन है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड। वह जातियां जो वनों से विलुप्त होने का घोर खतरा बना हुआ है। ऐसी जातियां जिसका वनों में विलुप्त होने का घोर खतरा बना हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा कगार पर पहुंच गए हैं विलुप्त होने के। कैसी कैसी कौन कौन सी हैं इसमें? पिग्मी हॉग, साइबेरियन सॉरस, गिद्ध, घड़ियाल, भारतीय चीता, सोन चिड़ैया जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये किस श्रेणी में है? तो अति संकटग्रस्त की श्रेणी में आता है। अगला श्रेणी है वन विलुप्त। ऐसी जाति वनों में बिल्कुल खत्म हो चुकी हो। वन विलुप्त मतलब जाति वनों से बिल्कुल खत्म हो चुकी है और बचे हुए सदस्य केवल चिड़ियाघर में पाए जाते हों, उन्हें वन विलुप्त कहा जाता है। असुरक्षित, पांचवा श्रेणी है असुरक्षित, मतलब वल्नरेबल इनको कहा जाता है इंग्लिश में। जाति का वनों में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना है। मतलब ऐसी जातियां जिसको वनों में संकटग्रस्त होने की संभावना है, मतलब ये इनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, ये असुरक्षित है, इसीलिए इनको क्या कह रहा है? असुरक्षित कहा जाता है, इंग्लिश में वल्नरेबल कहा जाता है। कौन कौन सी प्रजातियां हैं? हिम तेंदुआ हो गया, अफ्रीकन हाथी, एक सींग वाला गैंडा,
चीता, क्लाउडेड तेंदुआ और समुद्री गाय, ये असुरक्षित की श्रेणी में है। फिर संकट निकट, नियर थ्रेटेंड, कहने का मतलब ये है जिसके ऊपर जाति का निकट भविष्य में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना, मतलब निकट भविष्य की बात कर रहा है इसमें कि संकटग्रस्त हो जाने की संभावना है। कौन कौन से? भेड़िया, तेंदुआ, हिमालय ताहर, एशियाई वन्य गधा, ये सब निकट भविष्य में संकटग्रस्त की श्रेणी में आ सकते हैं। सातवां है संकट मुक्त, लीस्ट कंसर्न, इस श्रेणी की प्रजातियों को बहुत कम संकट होता है। संकट मुक्त में वो श्रेणी प्रजातियां आती हैं जो बहुत कम संकट की श्रेणी में हो, जैसे नीलगाय, चिंकारा, काला हिरण, अंडमान जंगली सुअर, ये सब क्या है? संकट मुक्त हैं। आठवां श्रेणी है आंकड़ों का अभाव, जाति के बारे में आंकड़ों की कमी से उसकी संरक्षण स्थिति और संकट का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। नौवां है आंकड़े उपलब्ध नहीं, ऐसी प्रजातियां जिनके संरक्षण की स्थिति का IUCN द्वारा आकलन नहीं किया जाता है। तो ये लाल सूची के अंतर्गत कुछ श्रेणियां हैं। ज्यादातर पूछे जाने वाले कौन से हैं? जैसे असुरक्षित हो गया, असुरक्षित हो गया, ये पूछा जाता है। फिर अति संकटग्रस्त में कौन कौन सी प्रजातियां आती है, पूछा जाता है। संकटग्रस्त में कौन कौन सी प्रजातियां आती है, ये भी पूछा जाता है। और विलुप्त की श्रेणी में कौन कौन सी प्रजातियां आती हैं, ये पूछा जाता है। तो आप लोग विलुप्त में कौन कौन सी जातियां आती हैं उनको देखिएगा, संकटग्रस्त भी देख लीजिएगा, अति संकटग्रस्त को, इसको बार बार देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा कौन सा जानवर या प्रजाति किस श्रेणी में आता है। आगे देखते हैं। गिद्धों के विलुप्त होने का एक कारण है डिक्लोफेनिक सोडियम, ये एक दवा है। क्या है? दवा है। ये एक दर्द निवारक दवा है। इसका उपयोग पशुओं में दर्द व बुखार के लिए किया जाता है। तो जब ये दवा का उपयोग किया जाता है और अगर उस पशु की मृत्यु हो गई, ऐसे पशुओं को मरने के बाद उनका मांस जब गिद्ध खा लेते हैं तो 30 दिन के अंदर ही गिद्ध क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। इसीलिए ये दवा गिद्धों के विलुप्त होने का कारण बनी हुई है। तो गिद्ध जो विलुप्त हो रहे हैं उनके लिए इस डिक्लोफेनिक सोडियम दवा को बहुत जिम्मेदार माना गया है, क्योंकि ये दवा गिद्धों के लिए हानिकारक है। गिद्धों को क्या कहा जाता है? पर्यावरण का सफाई मित्र कहा जाता है। इसलिए क्योंकि बहुत सारे जानवर जो मर जाते थे खेतों में या जंगलों में, तो गिद्ध क्या करते थे? गिद्ध उनको खा लेते थे। तो खाने की वजह से उनका मांस जब गिद्ध खा लेते थे तो वो साफ हो जाता था, गंदगी नहीं फैलती थी, जिससे गिद्धों को पर्यावरण का मित्र कहा जाता है। अब गिद्ध धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? इस दवा के कारण ही विलुप्त होने की कगार पर हैं। अब सरकार ने क्या कहा है? डिक्लोफेनिक दवा है, इसका इस्तेमाल करने पर रोक लगा दिया है, जिससे गिद्धों को बचाया जा सके। आगे है मॉरिशस में टम्बलाकोक, जिसे डोडो वृक्ष कहा जाता है। मॉरिशस में टम्बलाकोक, जिसे डोडो वृक्ष कहा जाता है, वृक्ष प्रजनन करने में असफल रहा, क्योंकि डोडो पक्षी विलुप्त हो रहे हैं। डोडो वृक्ष के बीज डोडो पक्षी का मुख्य भोजन था। जो डोडो पक्षी होता है उनका मुख्य भोजन इसके बीज, डोडो वृक्ष के बीज उनका मुख्य भोजन थे। तो जब डोडो पक्षी विलुप्त हो रहे हैं तो डोडो पक्षी इनके बीज खाते थे। तो क्या करते थे? खाते थे, कहीं दूसरी जगह गए, वहां गिराए तो वृक्ष उगता था, उनके प्रजनन के लिए जिम्मेदार होता था। अब जब डोडो पक्षी विलुप्त हो जा रहे हैं तो उनके बीज इधर उधर फैल नहीं पा रहे हैं, तो ये वृक्ष धीरे धीरे क्या हो रहा है? समाप्त हो रहा है। कहाँ पाया जाता है? मॉरिशस में पाया जाता है। किसके कारण विलुप्त हो रहा है? डोडो पक्षी के कारण ये भी वृक्ष विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गया है। आगे है इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, इसे कहा जाता है ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट भी कहा जाता है। ये क्या है? चमगादड़ों की एक प्रजाति है। भारत में, चीन में, बांग्लादेश में, नेपाल में, पाकिस्तान में, श्रीलंका, म्यांमार में पाई जाती है। इसके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। फिर है डुगोंग। डुगोंग क्या है? ये विशाल समुद्री स्तनधारी है। इसे समुद्री गाय भी कहा जाता है। इसलिए समुद्री गाय कहा जाता है क्योंकि ये शाकाहारी होती है, घास फूस खाती है। IUCN की रेड लिस्ट में असुरक्षित वल्नरेबल की श्रेणी में ये शामिल है। ये शाकाहारी है, समुद्री गाय कहा जाता है। कहाँ पाई जाती है? ज्यादातर मन्नार की खाड़ी में ये पाई जाती है। थोड़ा बहुत कच्छ की खाड़ी में भी ये पाई जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो है उसकी अनुसूची 1 में इसको शामिल किया गया है। आगे देखते हैं। कच्छ का रण भारतीय वन गधे का प्राकृतिक आवास है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय वन गधे का प्राकृतिक आवास कौन है? क्या है? कच्छ का रण है। आवास क्षेत्र के सीमित होते जाने के कारण इसका अस्तित्व भी खतरे में है। आगे है
सिंह पूंछी बंदर, इसे मकाक कहा जाता है। इसका एक नाम क्या है? मकाक। पश्चिमी घाट में पाया जाता है। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में मुख्य रूप से पाया जाता है। अपने प्राकृतिक आवास में ही ये पाया जाता है। वर्ष 1952 में चीता को भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया है। सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, चीता को भारत से विलुप्त कब घोषित किया गया है? वर्ष 1952 में। भारत सरकार फिर से चीतों को बसाना चाहती है। इसके लिए नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए गए हैं। अभी हाल ही में बोत्सवाना से भी चीते लाए जा रहे हैं और उन्हें एमपी के कूनो अभ्यारण्य में रखा गया है। अभी एक मक्खी जो चीते लाए गए थे, उनमें मादा चीते की बच्चा जो हुआ था उसका नाम मक्खी है। मक्खी ने क्या किया है? भारत में अपने नए 5 सांवों को जन्म दिया है, वो कूनो अभ्यारण्य में ही, जिससे वो बच्चे भी 5 जो बच्चों को जन्म दिया है वो अभी सुरक्षित हैं। तो भारत भी अब चीतों की आबादी जो भारत में विलुप्त हो चुके थे, अब उनको फिर से बसाने की योजना बना रही है। आगे देखते हैं। भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में उड़न गिलहरी देखने को मिलती है। कहाँ मिलती है? हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में उड़न गिलहरी देखने को मिलती है। कलीज तीतर जम्मू कश्मीर का राजकीय वृक्ष है, सॉरी राजकीय पक्षी है। क्या है? कलीज तीतर एक पक्षी है जो जम्मू कश्मीर का राजकीय पक्षी है। भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। मुख्य रूप से सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश में ये पाया जाता है। रेड पांडा प्राकृतिक रूप से उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। कहाँ पे? सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश में ये पाया जाता है। सिलोन फ्रॉगमाउथ भारत के पश्चिमी घाट तथा श्रीलंका में पाया जाने वाला एक पक्षी है। आगे देखते हैं। ये सीधा सीधा एग्जाम में पूछा गया था, पीसीएस के एग्जाम में, कि मिलाने के लिए दे दिया था। सुनहरा लंगूर विलुप्त, हुलाक गिब्बन विलुप्त, एशियाई जंगली कुत्ते विलुप्त, मरुस्थलीय बिल्ली कम खतरे में। ये मरुस्थलीय बिल्ली जो है इस कम खतरे में है, लेकिन ये ऊपर के जो तीनों हैं इनको विलुप्त की श्रेणी में रखा गया है, इंडेंजर्ड की श्रेणी में है। अर्थात ये 50 साल हो गए इन अपने प्राकृतिक आवास में इनको नहीं देखा गया। तो रेड लिस्ट के बारे में हम लोग जान गए, कौन कौन से प्रजातियां विलुप्त हैं या अति संकट ग्रस्त हैं। अब आगे हम देखते हैं रामसर स्थल। रामसर स्थल क्या होते हैं? रामसर सम्मेलन रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। रामसर ईरान में स्थित एक नगर है। यहीं पर 2 फरवरी 1971 में यह सम्मेलन हुआ था। 21 दिसंबर 1975 में यह पूर्णतः लागू हुआ। सम्मेलन हुआ कहाँ पे हुआ? 2 फरवरी, आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए एक सम्मेलन हुआ 2 फरवरी 1971 में यह सम्मेलन हुआ, लेकिन लागू कब से हुआ? 21 दिसंबर 1975 को पूरी तरह से लागू हुआ। 2 फरवरी 1971 में रामसर सम्मेलन हुआ था। रामसर ईरान में रामसर नामक जगह पर, इसीलिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड है, मतलब आईयूसीएन का जो मुख्यालय है उसी के मुख्यालय में इसका भी मुख्यालय है रामसर सम्मेलन का। रामसर नगर जहाँ सम्मेलन हुआ था वो कैस्पियन सागर के तट पर है। किसके तट पर है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। रामसर ईरान में कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2026, इस साल 2 फरवरी जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या है? मतलब कल 2 फरवरी है तो थीम इसकी क्या है? आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान संस्कृति विरासत का उत्सव मनाना। 2 फरवरी विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम है 2026 की। आगे देखते हैं। भारत में इस कन्वेंशन को 1 फरवरी 1982 को लागू किया था। भारत में रामसर कन्वेंशन को कब लागू किया गया? 1 फरवरी 1982 को लागू किया गया। आगे देखते हैं। आर्द्र भूमि होता क्या है? आर्द्र भूमि क्या होता है? आर्द्र भू क्षेत्र जलीय तथा शुष्क स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच का क्षेत्र होता है। अर्थात जल है और इधर स्थल है, इनके बीच में जो संक्रमणकालीन क्षेत्र पाया जाएगा उसको क्या कहा जाएगा? आर्द्र भूमि क्षेत्र कहा जाएगा। अर्थात जल और स्थल जहां मिलते हैं वहीं पे आर्द्र भूमि का विकास होता है। आर्द्र भूमि केवल प्राकृतिक नहीं बल्कि कृत्रिम भी हो सकता है। आर्द्र भू क्षेत्र प्रकृति में पानी को सोखने और छानने के विशाल स्पंज होते हैं। आर्द्र भूमि जो होता है
इसे प्रकृति का गुर्दा भी कहा जाता है, अर्थात प्रकृति का किडनी भी इसे कहा जाता है, क्योंकि यह पानी को शुद्ध करता है और बाढ़ को नियंत्रित करता है। जैसे उदाहरण, जैसे दलदल, कीचड़ युक्त भूमि, झीलें, नदियां, मैग्रोव और मुहाने। ये समझ लीजिए आर्द्र भूमि जो होता है वो केवल मतलब स्थिर जल ही नहीं हो सकता, बल्कि बहता हुआ जल को भी आर्द्र भूमि घोषित किया जा सकता है। आगे देखते हैं। दुनिया की पहली रामसर साइट ऑस्ट्रेलिया में स्थित कोबोर्ग प्रायद्वीप थी। कौन थी दुनिया की पहली रामसर साइट? कोबोर्ग प्रायद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। भारत में वर्तमान में कुल 98 रामसर स्थल हो गए हैं। कितने स्थल हो गए हैं? रामसर स्थल 98 हो गए हैं। कल 31 जनवरी 2026 को 2 नए रामसर स्थल शामिल किए गए हैं। 97 नंबर का जो है वो पटना पक्षी अभ्यारण्य एटा यूपी में है। पटना पक्षी अभ्यारण्य एटा यूपी में है। और 98 नंबर का छारी दांड आर्द्रभूमि कच्छ गुजरात में स्थित है। छारी दांड आर्द्रभूमि कहाँ है? कच्छ गुजरात में है। ये दो लेटेस्ट अभी शामिल किए गए हैं 31 जनवरी 2026 को। आप लोग याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में यहाँ से दोनों में से कोई ना कोई आपको देखने को मिल सकता है, या हो सकता है दोनों पूछ लिए जाएं। यूपी का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य है कौन सा? पटना जो पक्षी अभ्यारण्य यूपी का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य है। याद रखिएगा पटना लिखा है तो पटना से बिहार ना समझ लेना, पटना से ये पक्षी अभ्यारण्य जो कहाँ है? यूपी में है। इसके साथ ही यूपी में अब कुल रामसर स्थल 11 हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 11 स्थल हो गए हैं यूपी में। आगे देखते हैं। भारत के पहले रामसर स्थल चिल्का झील उड़ीसा और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। भारत का जो पहले राष्ट्रीय उद्यान पहले रामसर स्थल घोषित किए गए थे उनमें पहला है चिल्का झील और दूसरा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। दोनों एक साथ घोषित किए गए थे, इसीलिए इन दोनों को पहले स्थान पे रखा जाता है। सबसे ज्यादा रामसर स्थल तमिलनाडु में है। भारत में सबसे ज्यादा रामसर स्थल किस राज्य में है? तमिलनाडु में। कितने हैं? 20 हैं। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। कितने हैं? 11 रामसर स्थल के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। सबसे छोटा रामसर स्थल रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में है। और भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरबन डेल्टा है जो पश्चिम बंगाल में है। विश्व का सबसे ऊंचा रामसर स्थल कहाँ पे है? तो सो मोरूरी झील लद्दाख में स्थित है। कहाँ पे है? लद्दाख भारत में। तो सो मोरूरी झील जो है वो विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित रामसर स्थल है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग याद रखिएगा। हाल ही में शामिल अन्य रामसर स्थल तो 94 नंबर का जो रामसर स्थल है वो है गोगाबिल झील बिहार में। 95 नंबर का रामसर स्थल है सिलीसेट झील अलवर राजस्थान में स्थित है। 96 नंबर का रामसर स्थल है कोपरा जलाशय बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। 2025 में शामिल रामसर स्थल ये सब भी 2025 में ही शामिल हुए रामसर स्थल हैं। लेकिन रामसर 2025 में अन्य शामिल रामसर स्थल कौन कौन से हैं देखते हैं। तो जो सितंबर 2025 में रामसर स्थल शामिल किया गया है उसमें है गोकुल जलाशय बिहार के बक्सर में जिले में है और उदयपुर झील बिहार के पश्चिमी चंपारण में है। इन दोनों को सितंबर 2025 में रामसर स्थलों की श्रेणी में शामिल किया गया है बिहार के। याद रखिएगा उदयपुर झील तो लिखा है लेकिन उदयपुर राजस्थान में भी है तो आप वहां नहीं लगाइएगा। ये उदयपुर झील जो रामसर स्थल शामिल किया गया है ये बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है। जून 2025 में 2 रामसर स्थल शामिल किए गए। एक का नाम है खीचन और एक का नाम है मेनार। मेनार उदयपुर में है। ये दोनों रामसर स्थल कहाँ है? राजस्थान में। खीचन और मेनार कहाँ पे हैं? राजस्थान में है। फरवरी 2025 में कुछ रामसर स्थल शामिल किए गए हैं। उसमें है सक्रा कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। फिर है थेर थांगल पक्षी अभ्यारण्य ये भी तमिलनाडु में है। अगला है खेचे पलरी झील यह है सिक्किम में रामसर स्थल बना है। और उधवा झील झारखंड में है। तो ये सब रामसर स्थल शामिल किए गए हैं। ये 96 नंबर का जो रामसर स्थल है कोपरा जलाशय बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। ये छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल है। याद रखिएगा पूछेगा सीधा एग्जाम में कि छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल कौन है? तो कोपरा जलाशय है। कहाँ पे है? बिलासपुर में है। अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की दृष्टि से जो 11 रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में होगा 11 रामसर स्थल कौन कौन से हैं? तो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव में है, ये रामसर स्थल है। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा में है। समान पक्षी अभ्यारण्य मैनपुर में है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली में है। सरसई नावर झील इटावा में है। सांडी पक्षी विहार हरदोई में है। सुर सरोवर इसको कीथम झील भी कहा जाता है ये आगरा में है।
बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर में है। हैदरपुर वेटलैंड मुजफ्फरनगर, बिजनौर दोनों में स्थित है। फिर ऊपरी गंगा नहर ये बुलंदशहर में है। और पटना पक्षी अभ्यारण्य जो अभी हाल ही में एटा में है 2026 में शामिल किया गया है। तो ये 11 रामसर स्थल है, याद रखिएगा। एग्जाम में पूछ सकता है, 11 में से कोई भी दे देगा आपको एग्जाम में, 100% मान के चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल कौन है? ऊपरी गंगा नदी ब्रिज घाट से नरोरा तक 2005 में इसको शामिल किया गया था। कौन है? ऊपरी गंगा नदी। दुनिया में सबसे ज्यादा रामसर स्थल किस देश में है? तो यूनाइटेड किंगडम में है। कहाँ पे है? यूनाइटेड किंगडम में है। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कौन है? कंवर झील जो बेगूसराय में है, ये बिहार का प्रथम रामसर स्थल है। आगे देखते हैं, भारत में कुल आर्द्रभूमि क्षेत्र भारत के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना है? 4.63% है। मतलब आर्द्रभूमि का जो क्षेत्र है वो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 4.63% है। सबसे लंबा क्षेत्रफल जो है आर्द्रभूमियों का, उसमें वेम्बनाड झील का है जो केरल में है। सर्वाधिक आर्द्रभूमि वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। कौन सा है? गुजरात है। भारत के कुछ अन्य रामसर स्थल हम देखते हैं। बुलर झील जम्मू कश्मीर में, हरिके झील पंजाब में, सांभर झील राजस्थान में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, अष्टमुडी आर्द्रभूमि केरल में है। आगे देखते हैं छठा, भितरकनिका मैंग्रोव उड़ीसा में है। तंपारा झील उड़ीसा में है। भोज आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश में है। चंद्रताल आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश में है। आगे देखते हैं, दीपोर बील असम में है। कांजली झील पंजाब में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। लोकटक झील मणिपुर में है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में है। पॉइंट कैलिमर वन्यजीव अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में है। पोंग बांध झील हिमाचल प्रदेश में है। रोपड़ पंजाब में है। रुद्र सागर झील त्रिपुरा में है। रुद्र सागर से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, त्रिपुरा में है ये। ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व पंजाब में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। लोनार झील कैसे बना है? उल्का पिंडों के गिरने के कारण ही लोनार झील का निर्माण हुआ है। तोसोकार आर्द्रभूमि लद्दाख में है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कहाँ पे है। बधवाना आर्द्रभूमि गुजरात में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क हरियाणा में। सुल्तानपुर से याद रखिएगा, ये यूपी नहीं, ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क की जब बात करेगा कहाँ पे है? हरियाणा में, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फिर एक खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात में, इंपॉर्टेंट है। नंदा झील गोवा में है। सालबुग वेटलैंड जम्मू एंड कश्मीर में है। सांख्य सागर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, इंपॉर्टेंट है। सिरपुर वेटलैंड कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। यशवंत सागर ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मध्य प्रदेश में है। हीराकुड जलाशय उड़ीसा में है। सतकोसिया गार्ज, हीराकुड और सतकोसिया गार्ज ये भी इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा में है। चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। काज काजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये भी तमिलनाडु में है। करकिली पक्षी अभ्यारण्य कई बार इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है, ये भी तमिलनाडु में है। पिचवरम मैग्रो क्षेत्र कहाँ है? तमिलनाडु में, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं कुछ अन्य तथ्य। जैव विविधता अधिनियम कब आया? 2002 में आया। दिसंबर 2002 में ये लोकसभा और राज्यसभा से पारित हुआ था। और कब आया? जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना, जो जैव विविधता अधिनियम आया 2000 इसी के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना की गई। कब की गई? 2003 में इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? चेन्नई में है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भारत में जैव विविधता संरक्षण योजना की शुरुआत कब हुई? 1991-92 में इसकी शुरुआत हुई। भारत में इसी समय हाथी परियोजना की भी शुरुआत हुई 1992 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट जिसे कहा जाता है इंग्लिश में, तो ये 1992 में शुरू हुआ। भारत में जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल 2003 में लागू हुआ। लागू तो 2003 में हुआ, लेकिन इस पर हस्ताक्षर भारत ने 23 जनवरी 2001 को ही कर दिया था। कार्टाजना प्रोटोकॉल क्या है? ये जैव सुरक्षा से संबंधित प्रोटोकॉल है, एक अंतरराष्ट्रीय संघ है। कब अपनाया गया इसको? 29 जनवरी 2000 को मॉन्ट्रियल कनाडा में इसको अपनाया गया। लागू कब हुआ? 21 सितंबर 2003 को ये लागू हुआ। तो सीधा क्वेश्चन पूछा था कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो जैव सुरक्षा से संबंधित है। फिर है वेटलैंड इंटरनेशनल, यह एक गैर सरकारी एवं गैर लाभकारी वैश्विक संगठन है। आर्द्रभूमियों एवं उनके संसाधनों को बनाए रखने, उन्हें पुनः स्थापित करने हेतु ये कार्य करता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड में। कहाँ है? नीदरलैंड्स में।
विश्व का सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है? सिकोया है। कई बार एग्जाम में पूछा गया, कहाँ पाया जाता है ये? कैलिफोर्निया, अमेरिका में पाया जाता है। कुछ अन्य तथ्य, सुंदरी नामक वृक्ष सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है। दांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान हंगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? हंगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, इसको तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, मणिपुर में है। संगाई हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बारहसिंघों के लिए प्रसिद्ध है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में घड़ियालों की संख्या सर्वाधिक है। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना 1974 में चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? मगरमच्छ संरक्षण परियोजना 1974 में चलाई गई थी। केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है? हैदराबाद में है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जो लोग भी आपके परिचय में हैं, लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिए। आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए यहाँ से 1 ना 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। धन्यवाद।